अभी हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टेरेसिस। ठीक है, ये हिस्टेरेसिस का कॉन्सेप्ट ये भी ट्रांसफार्मर में और इलेक्ट्रिकल मशीन में यूज होगा कि आखिर हिस्टेरेसिस होता क्या है। तो हिस्टेरेसिस बेसिकली ये प्रॉपर्टी होता है किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। ठीक है, तो यहां पर मैं देखो नोट कर दे रहा हूं पहले एक पॉइंट कि हिस्टेरेसिस इज properties of ferromagnetic material, property of ferromagnetic material। किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है? हिस्टेरेसिस होता है। और क्या प्रॉपर्टी होता है? हिस्टेरेसिस इज प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल in which B लैग बाई H। किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो फ्लक्स डेंसिटी होता है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से लैग करता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टेरेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसी प्रॉपर्टी को? हिस्टेरेसिस कहते हैं। जैसे देखो यहां पर ये है कोई हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मीन्स ये आयरन का कोई पार्ट है, और यहां पर मैं अपने वाइंडिंग को लाकर रैप कर दिया हूं, और इस वाइंडिंग में कुछ करंट सप्लाई कर दी है IT, जिसके वजह से इस आयरन में फ्लक्स आ गया φT। ठीक है, तो अब हमें समझना है कि हिस्टेरेसिस क्या होता है। तो यहां पर डिफिनेशन से तो समझे कि हिस्टेरेसिस इज बेसिकली ए प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन व्हिच B लैग बाई H, यानी जो फ्लक्स डेंसिटी यहां पर आयरन में क्रिएट होगा वो लैग करेगा यहां के मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते चलते हैं। देखो ध्यान से आगे बढ़ते हैं। हिस्टेरेसिस लूप इज 4 क्वाड्रेंट BH कर्व फ्रॉम वेयर द हिस्टेरेसिस लॉस, कोएर्सिव फोर्सेस, रिटेंटिविटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, यहां पर जो हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं वो ड्रॉ करने जा रहे हैं बेसिकली हिस्टेरेसिस लूप को। हिस्टेरेसिस लूप क्या होता है? हिस्टेरेसिस लूप एक्चुअल में 4 क्वाड्रेंट BH कर्व होता है। क्या होता है? इट इज ए 4 क्वाड्रेंट BH कर्व, जिससे हम लोग क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं हिस्टेरेसिस लॉस, कोएर्सिव फोर्स एंड रिटेंटिविटी। इस सारे चीजों को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं हिस्टेरेसिस लूप से। ठीक है, तो चलते हैं आगे। जैसे देखो ध्यान दो, हम लोग क्या जानते हैं, यहां पर इस आयरन पीस से देखो, अगर यहां वाइंडिंग में हम करंट I दें तो कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप होगा? H इक्वल टू NI/L। और अगर नंबर ऑफ टर्न एंड लेंथ कांस्टेंट हो तो हम लोग क्या कहेंगे? यहां पर क्या कहेंगे कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। और साथ साथ में हम लोग और क्या जानते हैं कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा phi के। H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi। ठीक है, तो यहां से हम लोग B और H के बीच में B वर्सेस H कंप्लीट कर्व ड्रॉ करेंगे। कंप्लीट कर्व ड्रॉ करेंगे और उसी कर्व को हम लोग कहते हैं हिस्टेरेसिस लूप। क्या कहते हैं उसी को हम लोग? हिस्टेरेसिस लूप। हिस्टेरेसिस लूप से क्या क्या फाइंड आउट करेंगे? हिस्टेरेसिस लॉस, कोएर्सिव फोर्सेस, रिटेंटिविटी, etc। डिफिनीशन ऑफ हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस का डिफिनेशन क्या है? मैं डिफिनेशन तो पहले ही बता चुका हूं कि हिस्टेरेसिस इज प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन व्हिच B लैग बाई H। देखो यही यहां पर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ यहां पर देखिए, हिस्टेरेसिस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। क्या लिखा हुआ? हिस्टेरेसिस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज प्रॉपर्टी बाय virtue of which the flux density B of this material lags behind the magnetizing force H। क्या होता है? किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जिसमें B लैग करता है H से। देखो हिस्टेरेसिस का मतलब ही होता है टू लैग। हिस्टेरेसिस का मतलब क्या होता है? टू लैग। और हम लोग क्या जानते हैं? इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस में B लैग बाई H
बी लैग बाई एच, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टरेसिस। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बेसिकली हिस्टरेसिस। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम लोग? हिस्टरेसिस कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर कुछ बेसिक डेफिनेशन है, उसको समझते हैं। देखो, जैसे सबसे पहला है कोअर्सिव फोर्स। कोअर्सिव फोर्स क्या होता है? तो कोअर्सिव फोर्स समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट। क्या है कॉन्सेप्ट? देखो ध्यान दो। जैसे हम लोगों से कोई पूछे कि रेसिडुअल फील्ड क्या होता है, एक टॉपिक यहां पर छोटा सा मैं लिख रहा हूं, रेसिडुअल फील्ड या फिर रेसिडुअल फ्लक्स या फिर रेसिडुअल फ्लक्स या फिर रेसिडुअल फ्लक्स। इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा मैं यहां पर समझा रहा हूं, फिर हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, तो जैसे देखो ध्यान दो, यहां पर जैसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ए आयरन का पाथ है, ए है आयरन का पाथ, ए आयरन का कोई पाथ है। इस तरह से देखो, अपने वाइंडिंग को लाकर यहां पर रैप कर दिए। ए है आयरन, समझने की कोशिश करना है। अब सोचो, देखो, ठीक है, अब यहां पर देखना, अगर मैं कहूं कि इस वाइंडिंग में इनिशियली करंट I 0 है, जब वाइंडिंग में इनिशियली करंट 0 होगा तो इस कोर में फ्लक्स क्या होगा? ये जो आयरन का पाथ है यानी आयरन का कोर है, यहां पर फ्लक्स भी क्या मिलेगा हम लोगों को? 0 मिलेगा। यहां पर फ्लक्स भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फ्लक्स 0 का मतलब क्या है? करंट 0 तो फ्लक्स भी 0। इसका मतलब कि आयरन मैग्नेटाइज नहीं है। आयरन इज नॉट मैग्नेटाइज, आयरन मैग्नेटाइज नहीं है, आयरन मैग्नेटाइज नहीं है। अब इसके बाद अगर हम लोग वाइंडिंग में करंट अप्लाई कर दें, अगर वाइंडिंग में क्या कर दिया जाए? करंट अप्लाई कर दिया जाए, यानी अब अगर करंट 0 नहीं है तो फिर क्या होगा? जैसे वाइंडिंग में अब करंट 0 नहीं है, अगर अब वाइंडिंग में हम करंट दे दें, जैसे वाइंडिंग में करंट अप्लाई कर दिया जाए, अब वाइंडिंग में करंट 0 नहीं है तो कोर में फ्लक्स भी 0 नहीं होगा, यानी कोर में फ्लक्स आ जाएगा। और कोर में फ्लक्स आने का मतलब क्या है? कि आयरन मैग्नेटाइज हो गया। आयरन क्या हो गया? मैग्नेटाइज हो गया। अब सोचो आप, ठीक है, कि आयरन एक बार मैग्नेटाइज हो चुका है। आयरन क्या हो चुका है? एक बार मैग्नेटाइज हो चुका है। उसके बाद हम करंट को 0 करें तब क्या होगा? जैसे देखो, अगर यही है आयरन पीस, ये है आयरन पीस, ठीक है, आयरन पीस। अब यहां पर देखो, यहां पर हमारा वाइंडिंग है, ये है वाइंडिंग। आयरन मैग्नेटाइज है, मीन्स आयरन में क्या है? यहां पर फ्लक्स है, ठीक है। आयरन मैग्नेटाइज है, समझने की कोशिश करना। आयरन मैग्नेटाइज है यानी आयरन में फ्लक्स मूव कर रहा है। तब हम अगर यहां पर करंट को 0 कर दें तो क्या ये फ्लक्स 0 हो जाएगा? क्या ये फ्लक्स 0 हो जाएगा? इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर एक बार फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाए, तब अगर हम लोग करंट 0 कर दें, यानी एक्सटर्नल फील्ड को 0 कर दें, तो क्या यहां पर फ्लक्स 0 होगा? नहीं, तब यहां पर फ्लक्स 0 नहीं होगा। When iron is magnetized, when iron is magnetized, अगर आयरन मैग्नेटाइज हो गया है, then if current made 0, then अगर हम लोग करंट को 0 कर दें
तो यहां पर फ्लक्स जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ आयरन में फ्लक्स बचा हुआ रह जाता है, कुछ ना कुछ आयरन में फ्लक्स बचा हुआ रह जाता है, और इसी फ्लक्स को हम लोग कहते हैं रेसिडुअल फ्लक्स। क्या कहते हैं इसी फ्लक्स को? रेसिडुअल फ्लक्स। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो कंप्लीट डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ फील्ड बचा हुआ रह जाता है। इवन कि आप एक्सटर्नल फील्ड और करंट को जीरो कर दोगे फिर भी। तो देखो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, पहले इसको आप लोग देखो एक बार ध्यान से, इसको देखो ध्यान से। तो देखो मैं इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर लिख रहा हूं। वंस ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, once a ferromagnetic material is magnetized, it will not completely demagnetize, it will not completely demagnetize even after removal of external field और करंट, यानी एक्सटर्नल फील्ड और करंट को रिमूव कर दे फिर भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कंप्लीट डीमैग्नेटाइज नहीं होता। सम फील्ड remain present called रेसिडुअल फील्ड। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? रेसिडुअल फील्ड कहते हैं। बात समझ में आया? यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक बार मैग्नेटाइज हो जाए तो कंप्लीट डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ फील्ड बचा हुआ रह जाता है, उसी को हम लोग रेसिडुअल फील्ड कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आया? अब देखो, अगर रेसिडुअल फील्ड को जीरो करना है तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रिवर्स मैग्नेटाइज करना पड़ेगा। टू मेक रेसिडुअल फील्ड जीरो, a ferromagnetic material should be reverse magnetized, और जितना रिवर्स फील्ड अप्लाई करेंगे हम लोग, और जितना रिवर्स फील्ड अप्लाई करेंगे हम लोग रेसिडुअल फील्ड को जीरो करने के लिए, किसको जीरो करने के लिए? रेसिडुअल फील्ड को जीरो करने के लिए जितना रिवर्स फील्ड अप्लाई करेंगे उसी को हम लोग कहते हैं कोअर्सिव फोर्स। क्या कहते हैं उसी को हम लोग? कोअर्सिव फोर्स। यानी अमाउंट ऑफ रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड टू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल टू मेक रेसिडुअल फील्ड जीरो इज कॉल्ड कोअर्सिव फोर्स, तो देखो हम लोग चले आते हैं सीधे अपने पीपीटी पर जहां पर थे, कोअर्सिव फोर्स। ठीक है, एक कोअर्सिव फोर्स अभी हम लोग समझे क्या होता है, तो देखो क्या लिखा हुआ यहां पर। एक कोअर्सिव फोर्स इज डिफाइंड एज द निगेटिव वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स। निगेटिव वैल्यू का मतलब क्या हुआ यहां पर? रिवर्स फील्ड। निगेटिव वैल्यू का मतलब रिवर्स फील्ड, यानी रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फोर्स -H that reduces residual flux density of material to जीरो। यानी रेसिडुअल फ्लक्स को जीरो करने के लिए जितना रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फोर्स देना पड़ता है, जितना रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फोर्स यानी जितना H देना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोअर्सिव फोर्स कहते हैं। बात समझ में आया? अब देखो एक चीज और आप लोग यहां से समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो? कि रिवर्स फील्ड निगेटिव क्यों कह रहे हैं हम लोग। तो देखो यहां पर ध्यान से एक चीज, यही हम लोग लिए हुए थे आयरन का पार्ट,
ये था ना आयरन का पार्ट, ठीक है, ये था आयरन का पार्ट। यहां पर वाइंडिंग, अगर मैं करंट इस डायरेक्शन में दूं और इस करंट को मैं मान लेता हूं कि ये पॉजिटिव है, तो इस डायरेक्शन में जो करंट होगा वो आयरन कोर में फ्लक्स कुछ इस डायरेक्शन में क्रिएट करेगा नहीं, और ये जो फ्लक्स है ये कोर को मैग्नेटाइज कर रहा है, कोर को क्या कर रहा है, मैग्नेटाइज कर रहा है। यानी ये जो करंट आई है, यहां पर जो करंट आई है ये कोर को मैग्नेटाइज कर रहा है, पॉजिटिव करंट कोर को मैग्नेटाइज कर रहा है। पॉजिटिव करंट का मतलब प्लस आई कोर को मैग्नेटाइज कर रहा है, कोर को क्या कर रहा है, मैग्नेटाइज कर रहा है। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, यानी प्लस एच कोर को क्या करेगा, मैग्नेटाइज करेगा, प्लस एच क्या करेगा, कोर को मैग्नेटाइज करेगा। तो अगर मैं करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, यानी इफ करंट इन वाइंडिंग इज रिवर्स, इन वाइंडिंग इज रिवर्स, इन वाइंडिंग इज रिवर्स, अगर वाइंडिंग में मैं करंट रिवर्स कर दूं, माइनस आई कर दूं, रिवर्स करने का मतलब प्लस आई से माइनस आई, तो प्लस आई करंट कोर को मैग्नेटाइज कर रहा था, तो माइनस आई करंट क्या करेगा, कोर को डीमैग्नेटाइज करेगा, डीमैग्नेटाइज, और इसी को क्या कहेंगे, रिवर्स मैग्नेटाइज करेगा। क्या करेगा, रिवर्स मैग्नेटाइज करेगा, रिवर्स मैग्नेटाइज करेगा। तो अगर हम लोग कहें माइनस एच क्या करेगा, ए भी कोर को रिवर्स मैग्नेटाइज करेगा। क्या करेगा, कोर को रिवर्स मैग्नेटाइज करेगा। बात समझ में आया। तो रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड माइनस एच रिक्वायर्ड टू मेक रेसिडुअल फील्ड जीरो इज कॉल्ड कोअर्सिव फोर्स, इज कॉल्ड कोअर्सिव फोर्स। ठीक है, इसको देखो ध्यान से आप लोग। तो देखो यहां पर ये तो कोअर्सिव फोर्स का मतलब समझे कि क्या होता। अब चलते हैं आगे, कुछ और टर्म देखो। स्टेप टू ड्रॉ हिस्टेरेसिस लूप, जैसे स्टेप 1, पहला स्टेप क्या है, व्हेन सप्लाई करंट आई इज जीरो, नो एग्जिस्टेंस ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बी एंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच, द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट इज ओ इन द ग्राफ एबव। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग अलग से ग्राफ ड्रॉ करते चलेंगे। हम लोग क्या करते चलेंगे, अलग से ग्राफ को ड्रॉ करते चलेंगे एक एक स्टेप से। जैसे देखो यहां पर ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो आप लोग। जैसे क्या है हमारे पास, जैसे यही लिए हम लोग आयरन का पार्ट, ये है आयरन का पार्ट। ठीक है, यहां पर हम लोग रख दिए अपना वाइंडिंग, इस तरह से रख दिए अपना वाइंडिंग, इस तरह से रख दिया अपना वाइंडिंग। वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न कितना, n। वाइंडिंग में कितना करंट दिए, IT। वाइंडिंग में कितना करंट दिए, IT। कितना फ्लक्स आएगा यहां पर, 5, यही आएगा ना। 5 इक्वल टू कितना मिलेगा, 5 इक्वल टू कितना, NIT बाई रिलक्टेंस, यही मिलेगा। और IT कैसा है, IT हमारा साइनोसोडियल है। करंट को पहले एक्सिस ड्रॉ कर लिए, ये एक्सिस ड्रॉ कर लिए। अब देखो ध्यान से, यहां पर करंट इस तरह से क्या है, साइनोसोडियल है, यही है ना करंट, साइनोसोडियल करंट। यहां पर करंट IT, ए है ओमेगा टी, ए है ओमेगा टी। ठीक है, अब यहां पर तो ये सब कुछ है। मैं अगले पेज पर अपना ड्रॉ करते जाऊंगा, क्या, ग्राफ। आप लोग देखते जाना। सबसे पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट है, यहां से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन सप्लाई करंट आई जीरो, इनिशियली सप्लाई करंट आई क्या होगा, यहां पर जीरो होगा।
और जब सप्लाई करंट आई इनिशियली 0 होगा तो कोर में कोई फ्लक्स नहीं होगा, कोर में कोई फ्लक्स नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट इज ओ इन द ग्राफ। अब यहां पर हम लोग सीधे चले आते हैं। देखो इनिशियली क्या है, यहां पर इनिशियली क्या है, करंट 0 है। जब इनिशियली यहां पर करंट 0 होगा तो फ्लक्स भी क्या आएगा? 0 आएगा। नहीं, इनिशियली जब करंट 0 तो यहां पर फ्लक्स क्या आएगा? 0 आएगा। तो हम लोग अगले पेज पर अपना ग्राफ बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, एक बड़ा सा ग्राफ बनाएंगे। एक बड़ा सा ग्राफ, यहां पर ध्यान दो, इस एक्सिस पर मैं रख रहा हूं बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई एंड एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यही है ना, यानी यहां पर आई है और इस एक्सिस पर फाई है। ठीक है, इनिशियली करंट आई क्या है? 0, तो फ्लक्स भी क्या है? 0। फ्लक्स भी क्या है? 0। इस पॉइंट का नाम दे दिए O। क्या नाम दे दिए इस पॉइंट का? O। अब चलो देखो ध्यान से, यहां पर सेकंड पॉइंट क्या है? स्टेप 2, व्हेन करंट इज इंक्रीज्ड। अगर करंट इंक्रीज करे 0 वैल्यू से, व्हेन करंट इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 वैल्यू टू ए सर्टेन वैल्यू, मैग्नेटाइजिंग फोर्स H and flux density B both are set up and increased following the path 0 to A। अब पहले तो करंट 0 था, अब अगर करंट 0 से इंक्रीज होना शुरू हो तो जब करंट इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा। नहीं, अब करंट IT यहां पर इंक्रीज हो रहा है। करंट IT क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। करंट IT जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा? H भी इंक्रीज होगा, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। नहीं, और साथ साथ में IT इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स फाइटी भी इंक्रीज होगा, फ्लक्स फाइटी इंक्रीज होगा तो B भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, अब इसी पॉइंट को हम लोग यहां पर देखते हैं। देखो अपने ग्राफ में आ जाते हैं, यहां पर देखो जस्ट बैक। अब पहले करंट 0 था, अब करंट स्लोली इंक्रीज होने लगा। एक सर्टेन पॉइंट यहां तक करंट इंक्रीज हुआ। इस पॉइंट का नाम दे दिए 0 है, ए मान लेते हैं ए है। करंट यहां तक इंक्रीज हुआ, तो जब यहां वाइंडिंग में करंट इंक्रीज होने लगे तो फ्लक्स फाई भी क्या होगा? इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? करंट आई जब इंक्रीज हुआ 0 to A तो फ्लक्स फाई भी इंक्रीज होगा, यानी कोर में धीरे धीरे फ्लक्स इंक्रीज होगा। अब कोर में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। देखो अब यहां पर करंट आई इस एक्सिस पर है, आई इंक्रीज हो रहा है तो यहां पर फाई भी इंक्रीज होगा इनिशियली। तो किस तरह का ग्राफ बनाएंगे हम लोग? सिंपली एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, दोनों के बीच में क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा इस तरह से। कहां से कहां तक? इस पाथ का नाम दे दो 0 to A। जैसे जैसे करंट इंक्रीज हुआ वैसे वैसे क्या इंक्रीज हुआ? फ्लक्स इंक्रीज हुआ। फ्लक्स इंक्रीज का मतलब B इंक्रीज, करंट इंक्रीज का मतलब H इंक्रीज। इस तरह से समझना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखो अगला पॉइंट क्या है? नेक्स्ट स्टेप 3 क्या कह रहा? फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ करंट फ्लक्स डेंसिटी B बिकम्स मैक्सिमम। सर्टेन वैल्यू, एक पार्टिकुलर करंट पर फ्लक्स डेंसिटी B यानी फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा, एंड दैट पॉइंट इंडिकेट्स द मैग्नेटिक सैचुरेशन और मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द कोर। ठीक है, यानी करंट इनिशियली इंक्रीज हुआ, फ्लक्स भी इंक्रीज हुआ। एक सर्टेन पॉइंट के बाद आयरन पाथ सैचुरेट हो जाएगा। आयरन पाथ क्या हो जाएगा? सैचुरेट हो जाएगा। तब फ्लक्स इंक्रीज नहीं होगा, तब फ्लक्स इंक्रीज नहीं होगा, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, चाहे हम करंट को क्या करते रहें? इंक्रीज करते रहें। चाहे हम करंट को क्या करते रहें? इंक्रीज करते रहें। ठीक है, तो यहां पर देखो ध्यान से,
यहां पर आ जाते हैं हम लोग। एक सर्टेन पॉइंट ए के बाद यहां पर हम लोग मान लिए हैं कि यहां तक आने के बाद आयरन सैचुरेट हो गया। अब ए से अगर हम लोग यहां तक जाएं, बी तक जाएं, यहां तक जाएं, ए से बी तक, यहां पर करंट का वैल्यू क्या है? मैक्सिमम। आयरन पार्ट ए तक सैचुरेट हो गया है। अब ए से बी करंट को आप इंक्रीज करते रहो, करंट को क्या करते रहो? इंक्रीज करते रहो। फ्लक्स इंक्रीज नहीं होगा, फ्लक्स इंक्रीज नहीं होगा। फ्लक्स क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, नियरली। यानी ए के बाद करंट तो इंक्रीज हो सकता है लेकिन फ्लक्स इंक्रीज नहीं होगा। यानी ए धीरे धीरे फ्लक्स क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो मिलेगा वैल्यू फ्लक्स का, ए फाई मैक्सिमम कहो या फिर बी मैक्सिमम कहो, ठीक है। और यहां तक आने के बाद क्या मिला है हमारा? आई मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम हो गया और एच भी क्या हो गया? मैक्सिमम। आई मैक्सिमम का मतलब एच मैक्सिमम, ठीक है। बात सही है। अब अनदर पॉइंट डिस्कस करते हैं अलग से। अब अनदर पॉइंट पर चलो। नेक्स्ट पॉइंट स्टेप 4 लिखा है, when the value of current is decreased from its value of magnetic flux saturation, H decrease along with decreasement of B, not following the previous path, rather following the curve A to B। ठीक है। अब आप समझो, करंट एक बार मैक्सिमम वैल्यू को जब अटेंड कर लिया, उसके बाद करंट डिक्रीज कर रहा, करंट डिक्रीज कर रहा है, एच भी डिक्रीज करेगा, ठीक है, और फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा। लेकिन फ्लक्स का पाथ और करंट का पाथ दोनों सेम पाथ को फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखो ध्यान से, इस पॉइंट को समझना है। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है, करंट मैक्सिमम वैल्यू के बाद करंट क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। करंट क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। करंट डिक्रीज कर रहा है ना मैक्सिमम के बाद। करंट इस तरह से डिक्रीज कर रहा, ठीक है। करंट डिक्रीज कर रहा, करंट डिक्रीज करेगा। यहां से देखो, जब करंट डिक्रीज करेगा तो फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा। नहीं, यहां पर जब करंट IT डिक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा। फ्लक्स भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। I डिक्रीज का मतलब H डिक्रीज, फाई डिक्रीज का मतलब B डिक्रीज। जब I डिक्रीज हो रहा है तो फाई भी डिक्रीज होगा, लेकिन दोनों सेम पाथ को फॉलो नहीं करेगा। दोनों सेम पाथ को फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक करंट डिक्रीज होके यहां पर 0 हो गया, लेकिन क्या इस कोर से फ्लक्स डिक्रीज होके 0 होगा? नहीं होगा। जब इसमें करंट 0 भी हो जाए फिर भी इस कोर में कुछ ना कुछ फ्लक्स बचा हुआ रहेगा, और उसी फ्लक्स को क्या कहेंगे हम लोग? रेसिडुअल फ्लक्स। क्या कहेंगे उसी फ्लक्स को हम लोग? रेसिडुअल फ्लक्स। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बोलो। तो यहां पर देखो आगे, अब करंट यहां से डिक्रीज करने लगा, मैक्सिमम वैल्यू से करंट क्या होने लगा? डिक्रीज करने लगा। करंट डिक्रीज होके यहां पर 0 हो जाएगा, बट फ्लक्स 0 नहीं होगा। फ्लक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, इसलिए करंट और फ्लक्स दोनों डिफरेंट पाथ को फॉलो करेगा। यानी फ्लक्स कुछ हमारा इस तरह से आएगा, इस तरह से फ्लक्स आएगा, इस तरह से फ्लक्स आएगा। और इस पाथ का नाम दे दिए हम लोग, यहां से ए है ना, ए 0 to A, फिर यहां से घूम के यहां से ए बी आ गया, A to B। अब यहां पर करंट 0 है, यहां पर करंट क्या है? 0 है। करंट 0 पर जो ये फ्लक्स बचा है आयरन कोर में, इसी फ्लक्स को हम लोग क्या कहते हैं? रेसिडुअल फ्लक्स। रेसिडुअल फ्लक्स या फिर रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी। रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी, इसी को हम लोग कहेंगे। A 0 to B, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, द पॉइंट B इंडिकेट्स। पॉइंट B पर क्या है? H का वैल्यू 0 है,
पॉइंट बी पर यहां पर क्या है, देखो ए पॉइंट बी पर क्या दिख रहा है, एट पॉइंट बी पर क्या दिख रहा है, करंट डिक्रीज होके 0 हो गया, यानी एच का वैल्यू क्या हो गया है, 0 एट पॉइंट बी एच इजकल टू 0 है, आई इजकल टू 0 है, बट फ्लक्स 0 नहीं है और बी का वैल्यू यहां पर 0 नहीं है, बी इजकल टू क्या होगा, बी आर रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी, कहां पर, पॉइंट बी पर, एट पॉइंट बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो ध्यान दो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, स्टेप 6, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, द डायरेक्शन ऑफ एच ऑल्सो गेट्स रिवर्स्ड, द increment of h in reverse direction following path B and C decreases the value of residual magnetism Br that gets 0 at point C with certain negative value of h. This negative value of h is called coercive force. इसको देखो आप लोग, ये क्या लिखा हुआ है, इसको यहां पर मैं समझाता हूं, देखो पहले थोड़ा बैक चलते, यहां पर इस पॉइंट के बाद यहां तक तो देख लिए थे, ये देख लिए थे ना, ये कोई पॉइंट बी मान लो ऐसे, अब इसके बाद करंट क्या हो गया, निगेटिव हो गया, करंट रिवर्स हो गया, करंट जब निगेटिव हो गया, करंट रिवर्स हो गया, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी ये अब आयरन पार्ट क्या होना शुरू हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज। मैं बोला था ना, आयरन को अगर डीमैग्नेटाइज करना है, कंप्लीटली रेसिडुअल फ्लक्स को 0 करना है, तो आपको करंट निगेटिव करना पड़ेगा, यानी इसको रिवर्स मैग्नेटाइज करना होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे करंट निगेटिव होगा एक पार्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे जैसे करंट निगेटिव होगा एच का वैल्यू भी निगेटिव होगा। देखो यहां से ध्यान से, यहां पर देखो आप लोग, धीरे धीरे करंट, अब पहले 0 हुआ करंट, अब करंट क्या होना शुरू हुआ, निगेटिव। जैसे जैसे करंट निगेटिव होगा वैसे वैसे रेसिडुअल फील्ड भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा कि नहीं होते जाएगा, ये रेसिडुअल फील्ड का वैल्यू भी, ये जो रेसिडुअल फील्ड है कम होते जाएगा नहीं। एक पॉइंट कहीं पर सी होगा जहां पर रेसिडुअल फील्ड क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, जहां पर रेसिडुअल फील्ड क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। और जितना इस रिवर्स फील्ड, ये मान लेते हैं एच सी है, इतना हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में करंट आई और मैग्नेटिक फील्ड एच अप्लाई किए, ताकि ये रेसिडुअल फील्ड यहां पर पॉइंट सी पर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोअर्सिव फोर्स। इसको क्या कहेंगे, इस पूरे फील्ड को यहां पर जो है, इसको हम लोग कहेंगे कोअर्सिव फोर्स। क्या कहेंगे इसको, कोअर्सिव फोर्स, एक है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, यहां पर अब क्या होगा, अब अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या कर रहा है, H is increased more in negative direction, further B gets reversed following path C and D at point D, again magnetic saturation takes place but in opposite direction with respect to previous case। देखो अब ध्यान दो, यहां पर अब क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि अगर यहां से ये कोई पॉइंट मान लो सी के बाद भी अगर हम लोग करंट को निगेटिव में इंक्रीज करें, सी के बाद भी यहां पर कोई पॉइंट डी तक क्या करें हम लोग, करंट को निगेटिव में इंक्रीज करें, तो सी तक इसमें फ्लक्स 0 हो चुका है, रेसिडुअल फ्लक्स अप टू पॉइंट सी। अब सी के बाद भी अगर निगेटिव में करंट हम लोग इंक्रीज करेंगे तो अब रिवर्स फ्लक्स फ्लो करना शुरू होगा, यानी आयरन रिवर्स मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी देखो यहां पर अगर सी के बाद भी करंट को हम लोग निगेटिव में इंक्रीज करें तो फ्लक्स अब जो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब फ्लक्स क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यहां पर कोई सी से ए पाथ मान लिए है डी, यहां पर करंट -I मैक्सिमम। बात समझ में आया, इस तरह से। अब डी के बाद यहां तक रिवर्स मैग्नेटाइज हो चुका है आयरन डी तक, फिर से करंट किसके तरफ जा रहा है, फिर से करंट किसके तरफ जा रहा है,
ये जीरो के तरफ जा रहा है। फिर से करंट किसके तरफ जा रहा है? जीरो के तरफ जा रहा है। यहां पर आके मान लेते हैं कोई पॉइंट ई है, करंट तो जीरो हो जाएगा लेकिन फ्लक्स जीरो होगा क्या? नहीं, निगेटिव फ्लक्स सेटअप हो चुका है आयरन में, तो पॉइंट ई पर आके करंट जीरो हो जाएगा लेकिन फ्लक्स जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ निगेटिव रेसिडुअल फ्लक्स इसमें बचा हुआ रह जाएगा। तो जैसे यहां पर देखो डी के बाद ए पाथ ई, यहां पर आके ई पर करंट तो जीरो हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा लेकिन कुछ ना कुछ निगेटिव रेसिडुअल फ्लक्स बचा हुआ रहेगा। ठीक है, इसके बाद फिर से करंट अपने साइकिल को रिपीट करेगा, फिर से करंट यहां से जाएगा अपने साइकिल को रिपीट करेगा और सेम ग्राफ मिलेगा हम लोगों को, यानी इसके बाद हम लोगों को सेम ग्राफ यहां से मिलेगा, सेम जो पहले मिला हुआ था ग्राफ वही वाला ग्राफ हम लोग को यहां से मिलेगा। तो ये जो कर्व मिला, इस कर्व को हम लोग कहते हैं, इस कर्व को क्या कहते हैं हम लोग? हिस्टरेसिस लूप। क्या कहते हैं इसको? हिस्टरेसिस लूप। इसको कहते हैं हम लोग हिस्टरेसिस लूप, इसको कहते हैं हम लोग हिस्टरेसिस लूप। इसको देखना आप लोग को समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, बार बार देखना, थोड़ा एक बार दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे। ठीक है कि बात क्या हो रहा है। यहां पर चलो कुछ और पॉइंट है, वही सारा पॉइंट है जो हम समझाए हैं, पॉइंट देख लो। स्टेप 8 क्या कर रहा है? इफ यू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एच, एच और एच का मतलब आई समझना, एच का मतलब क्या समझना है? आई, और फाई अगर कहीं पर लिखा है तो उसको बी समझना, या फिर बी लिखा है तो उसको फाई समझेंगे। तो देख लो ध्यान से। अब क्या कर रहा है? द डायरेक्शन ऑफ एच अगेन रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द करंट आई, देन रेसिडुअल मैग्नेटिज्म और रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी माइनस बी आर again decreases and gets 0 at point F. Following the path E and F, again further increment of H, the value of B increases from 0 to its maximum value और saturation level। यानी जो हम लोग समझे हैं उसी पॉइंट को यहां पर लिखा हुआ। ये हमारा कंप्लीट बीएच कर्व, देखिए ध्यान से, एक कंप्लीट बीएच कर्व है, यहां पर नीट एंड क्लीन बना हुआ है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? रेसिडुअल फ्लक्स, रेसिडुअल फ्लक्स या फिर रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी। इस HC को क्या कहेंगे? कोवर्सिव फोर्स, कोवर्सिव फोर्स। और ये पूरा ग्राफ क्या है? बीएच कर्व, कंप्लीट बीएच कर्व। ये क्या है? हिस्टरेसिस लूप है। क्या है? हिस्टरेसिस लूप है। ठीक है, अब चलो देखो ध्यान दो, यहां पर अगर मैं इस पूरे कर्व को देख के आपसे पूछूं कि आप बताओ यहां पर बी एच से लैग कर रहा है या फिर लीड कर रहा है? बी और एच में कौन किससे लैग कर रहा है और कौन किससे लीड कर रहा है, आपको ये बताना है। यहां पर बी है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव। ठीक है, तो देखो कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। ध्यान दो कि करंट यहां से डिक्रीज होके इस पॉइंट ओ पर आकर जीरो हो गया था, लेकिन इस पॉइंट पर फ्लक्स जीरो था क्या? नहीं, फ्लक्स तो जीरो नहीं था, कुछ ना कुछ यहां पर रेसिडुअल फ्लक्स था कि नहीं था? करंट डिक्रीज होके यहां पर जीरो हो गया लेकिन फ्लक्स जीरो नहीं हुआ। फ्लक्स जीरो कहां पर हो रहा है? यहां पर कहीं पॉइंट सी पर हो रहा है, यानी फ्लक्स बाद में जीरो हो रहा है, करंट पहले जीरो हो रहा है। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे कि आई लैग बाई एच, आई लीड बाई एच, मैं कह रहा हूं आई लीड बाई फाइव। क्या कहेंगे हम लोग? आई लीड बाई फाइव, यानी यहां पर एक कहेंगे कि फाइव लैग बाई आई, क्योंकि करंट पहले जीरो हो रहा है इसलिए करंट लीड कर रहा है, फ्लक्स बाद में जीरो हो रहा है इसलिए फ्लक्स लैग कर रहा करंट से, यानी फाइव लैग बाई आई। और फाइव लैग बाई आई का मतलब क्या हुआ? फाइव का मतलब बी लैग बाई आई, आई का मतलब क्या है? एच, बी लैग बाई एच। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड हिस्टरेसिस। इसी को क्या कहेंगे? हिस्टरेसिस।
तो ये कंप्लीट हिस्टेरेसिस का कॉन्सेप्ट हुआ।